इंसान ने साइंस और सोसाइटी के वाले बहुत से ऑब्जेक्टिव सच दरियाफ्त किए। इंसान क्या है, दिमाग की साख्त क्या है, बुर्ज खलीफा कैसे बनाया जा सकता है, जिनकी मदद से तहजीबों ने इन सेंस तरक्की भी की। लेकिन अगर इंसान के इंडिविजुअल रेल्म यानी इंफरादी हल्के की बात की जाए तो आज भी इंसान की हालत खास बेहतर नहीं हुई। आज भी हम सुकरात वाले सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी जिंदगी कैसे गुजारी जाए, किसकी पैरवी की जाए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी इंसानी वजूद की असलियत क्या है, इंसान कैसे अपनी ट्रू सेल्फ बन सकता है, और बेशतर औकात खुद को इनके जवाब देने में नाकाम पाते हैं। सोरेन किरकेगार्ड की सोच ये थी कि इस नाकामी की वजह इल्म की कमी नहीं थी, क्योंकि थ्योरीज तो हमारे पास बहुत सारी थी, कमी थी तो अमल करने की। लोगों के पास ऑप्शंस ही इतनी ज़्यादा हो गई हैं अच्छी ज़िंदगी जीने की कि वो चूज़ नहीं कर पा रहे कि कौन सी वाली उनके लिए बेस्ट रहेगी। इसकी एक मॉडर्न मिसाल ऐसे ले लें कि आप फाइनली कोई ऐसा काम करने का सोचें जो कि काफ़ी देर से पेंडिंग है और किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी बेहतर करता है, मगर बस 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद। इंस्टाग्राम पर आप रंगारंग की अच्छी ज़िंदगियाँ देखें, ब्यूटी, फिटनेस, लाइफस्टाइल व्लॉगर्स, सीएसएस इन्फ्लुएंसर्स, एनिमेटर्स, पेंटर्स, पोएट्स, ई-कॉमर्स ब्रोज, क्रिप्टो ब्रोज, और फाइनली अपना वो काम भूल जाएं या सेल्फ डाउट में पड़ जाएं, क्या वाकई वो काम करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी? और नतीजा ये निकलता है कि आप किसी भी एक्शन को चूज़ नहीं करते, या आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए कुछ ऐसी चॉइसेस करते हैं जिनका असल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब असल ज़िंदगी में कुछ चूज़ करने का टाइम आता है तो आप उसे चूज़ करने से गुरेज करते हैं या चूज़ नहीं कर पाते। किरकेगार्ड इस फैसला ना करने की चॉइस को लूजिंग और सेल्फ इन द इनफाइनाइट कहते हैं, कि हमने लामहदूद पॉसिबिलिटीज देखी कुछ बनने की और खुद को उनमें गंवा दिया, बजाय कि कोई एक्शन लेते और कुछ बन जाते। और डिस्पेयर नाउमीदी एक वायरस की तरह उस शख्स के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई। ये एक पहलू था इंसान की हालत का किरकेगार्ड के मुताबिक। और मास कम्युनिकेशन के जो जराए हैं, न्यूज़पेपर, मीडिया, इनकी इजाद इसकी एक वजह थी। लोगों को हर चीज़, हर मसले जो उनके नहीं भी थे उनकी खबर मिलने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने मसले जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हल हो सकते थे उनसे भी दूर होने लगे, जैसे कि वो दूसरों के मसलों से दूर थे। किरकेगार्ड की प्रेडिक्शन ये थी कि जल्द ही इंसान तमाशाई बन जाएगा जो बस फजूल चिट चैट को एज अ न्यूज़ शेयर करके कंप्लीट फील करेंगे। किरकेगार्ड ने इंसानी बेबसी पर 20 से ज़्यादा किताबें लिखी। इनकी आइदर और कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्टस्क्रिप्ट्स और स्टेजेस ऑन लाइफ्स वे किताबों में फर्जी नाम वाले मुसन्निफ वजूद की 3 दायरों के बारे में लिखते हैं। इन तीनों स्फेयर में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से डिस्पेयर दूर करने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टेंस के इन स्फेयर पर बात करने से पहले हम किरकेगार्ड के काम की एक अहम थीम डिस्पेयर पर थोड़ी सी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किरकेगार्ड के लिए डिस्पेयर इसके लुग़वी मायने की तरह नाउम्मीदी, मायूसी या डिप्रेशन का कोई फेस नहीं है जो आया है और चल जाएगा। ना इससे हम कोई खास फीलिंग अटैच करते हैं। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। मतलब एक बंदा अपनी ज़ात से ही लाइलम है तो ये भी एक डिस्पेयर की फॉर्म है। एक बंदा अपनी ज़ात से इनकारी है, ये भी एक डिस्पेयर की फॉर्म है। एक बंदा एक ज़ात है मगर वो ये समझता है कि वो अपनी असल ज़ात नहीं है, ही इज़ नॉट बीइंग हिमसेल्फ, वो भी एक डिस्पेयर की फॉर्म है। डिस्पेयर जिस मर्जी शक्ल में हो, बेसिकली वो कुछ बनने के काम से इजतनाब का नाम है और ये हर इंसान में होता है। ज़िंदगी में डिस्पेयर के वजूद को समझने के लिए एक नया बल्ब इमेजिन करें। अब बल्ब के हवाले से जाने अनजाने मुझे यकीन है कि हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि इसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तब होता है जब वो एक दिन बंद हो जाता है और हम एक नया बल्ब लाकर लगाते हैं। अब लाज़मी बात है कि इस बल्ब के सर्किट बोर्ड में कोई खराबी है जो इस बल्ब को बनाते वक्त रह जाती है। हम इंसान में बल्ब की रोशनी को रूह कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, और उसके सर्किट में जो खराबी है उसको डिस्पेयर कह सकते हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन या उसको बनाने वाला जान सकता है कि इसके सर्किट बोर्ड में खराबी कहाँ है। किरकेगार्ड का टास्क भी एक इलेक्ट्रिशियन बना था मगर इंसानी सूरत हाल के लिए। अब सर्किट बोर्ड में अगर एक खराबी है तो इसका मतलब है कि सर्किट बोर्ड के बाकी पार्ट्स भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह किरकेगार्ड भी ये सजेस्ट करते हैं कि डिस्पेयर इंसान को एक मरने की ख्वाहिश की शक्ल में कहा जाती है, इसलिए वो इसे सिकनेस ऑन टू डेथ यानी मौत तक ले जाने वाली बीमारी कहते हैं। नए दौर की वैल्यूज या जिन चीज़ों को हम अहम समझते हैं जैसे कि नंबर गेम्स, पैसा, क्रिप्टो, वेब 3.0 वगैरह, वो डिस्पेयर के फलने फूलने के लिए जरखेज ज़मीनें हैं। किरकेगार्ड के मुताबिक हमारी जो सेल्फ है उसमें एक इटर्नल, एक खुदाई एलिमेंट है। जब हम उसे मानने से इनकार करते हैं तो डिस्पेयर आता है। ओके, वापस आते हैं एग्जिस्टेंस के स्फेयर पर और जानते हैं कि किस तरह हर स्फेयर के लोग डिस्पेयर से डील करते हैं या उसे अवॉइड करते हैं। एग्जिस्टेंस का पहला स्फेयर, जिसे किरकेगार्ड एस्थेटिक स्फेयर कहते हैं, वो इन लोगों से भरा पड़ा है जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी सेंसेस को खुश करते करते जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसे इंसान के लिए महज तमाशाई बनकर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखना ही इंजॉयमेंट का जरिया है। इनसे अगर पूछे तो इनकी कोई अपनी सोच नहीं होती, बस दे रिपीट जो भी इंटरनेट न्यूज़ या हम टीवी पर इन्होंने देखा या पढ़ा है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक कंज्यूमर्स, इनकी ज़िंदगी का मिशन बस खुद को बोर्डम से दूर रखना होता, और ये ज़िंदगी ऐसी सेल्फ को जन्म देती है जिसका कोई तारुफ नहीं होता।
बल्कि जो किसी भी सूरत में ढल सकती है और मुसलसल नए से नया रोल्स अडॉप्ट करती रहती है। ऐसा इंसान खुद से दूर हो जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में सेल्फ एलियनेटेड हो जाता है। इंसान डिस्पेयर से डील करने के लिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं कि अगली कार उन्हें कंप्लीट करेगी, अगला प्ले स्टेशन उन्हें कंप्लीट करेगा, अगला मिशन उन्हें कंप्लीट करेगा। इनकी ज़िंदगी रियलिटी के बाहर वाले हालात पर मुश्तमिल होती है, जो कि वक्ती तब्दीलियों के रहमो करम पर होते हैं। इसलिए जब ऐसे शख्स की बाहर वाली दुनिया में खराबी आती है तो वो फील करता है कि उससे वो सब कुछ छीन गया है जो कि ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाता है। मिसाल के तौर पे ऐसा शख्स जो एक टूरिस्ट होटल बनाए और सैलाब आए और उस होटल को बहा ले जाए। प्यार एक डिज़ायर समझा जाता है और अल्टीमेटली सेल्फिश होता है। और अगर वो ना मिले और जो डिस्पेयर आता है उसके बाद, गुलाम मोहम्मद कैसर का शेर बड़े अच्छी तरीके से उसे इनकैप्सुलेट करता है। करूँगा क्या जब हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। फ्रॉइडियन लैंग्वेज में ऐसे लोग प्लेयर प्रिंसिपल के ताबे होते हैं। दे वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। प्लेयर जो है वो घटिया हालत में भी मिले तो चलेगा, कंपनी लोगों की घटिया भी हो तो चलेगी। ये सारी सिम्टम्स थी, निशानियां थी ऐसे एस्थेट की जो कुछ सोचता नहीं, बस दिल की करता है। जब आप हर चीज़ डजंट मैटर वो अच्छी है बुरी है उससे प्लेयर हासिल करने की कोशिश करते हो तो आप ज़िंदगी में आम और अहम में फ़र्क करना भूल जाते हो। और ना आप टिक के कोई काम कर सकते हो बिकॉज यू डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ योर एक्शंस और देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ना आपको पता चलता है कि ज़िंदगी बेहतर करने के लिए करना क्या चाहिए असल में। अब एस्थेटिक स्फीयर का क्या है कि जल्द ही प्लेयर देने वाला कंटेंट खत्म हो जाएगा एंड यू विल गेट बोर्ड, और फिर आप वो सारी एक्टिविटीज रिपीट करोगे प्लेयर सीकिंग वाली, रेपिटेशन होगा लेकिन फिर भी बोर्ड। किरकेगार्ड एक्लीसियास्टिस का हवाला देते हुए कोट करते हैं, whatever my eyes desired I did not keep from them. I kept my heart from no player, for my heart found player in all my toil, and this was my reward for all my toil. Then I considered all that my hands had done, and the toil I had spent in doing it. And again all was vanity and a chasing after the wind, and there was nothing to be gained under the sun. अब रेपिटेशन के बाद भी जब आपको बोर्डम मिलता है तो इसके लिए कोपिंग मैकेनिज्म होता है उदासी, मेलनकोली। इसे हम ट्रू सेल्फ बनने वाली सीढ़ी पर पहला कदम कह सकते हैं। किरकेगार्ड लिखते हैं, मेलनकोली इज द हिस्टीरिया ऑफ स्पिरिट। देयर कम्स अ मोमेंट इन मैन्स लाइफ व्हेन हिज इमीडिएसी, बेताल्लुकी खुद से जो है, इज एज इट वाज ripened and the spirit demands a higher form in which it will apprehend itself as spirit. But man, so long as he is living in the immediate and coheres with the earthly life, is as it were out in dispersion and needs to come out of that dispersion and become transformed. But if that doesn't come to pass, if one is forced back and confined as it were to this earthly existence of the senses, melancholy ensues. बोर्डम दूर करने के लिए कुछ लोग कैलकुलेटेड प्लेयर हासिल करना शुरू कर देते हैं। इन्हें रिफ्लेक्टिव एस्थेट कहते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें उन्हें प्लेयर दे रही थी, फिर वो उन्हें टाइमली मैनर में रिपीट करते हैं। लोग रोटेशन मेथड डेवलप करते हैं, लाइक क्रॉप रोटेशन। आइदर और के एक चैप्टर सड्यूसर्स डायरी में जोहानस जो किरदार है वो एक रिफ्लेक्टिव एस्थेट। अब वो अपनी सेंसेस को ज़्यादा खुश इस चीज़ से नहीं करता कि वो दूसरों को अपने प्यार के बहकावे में ले आता है, बल्कि एक बहकावे की पॉसिबिलिटी जनरेट करना उसके लिए ज़्यादा प्लेयर देने वाली चीज़ है। उसका असल मकसद सिर्फ हालात और लोगों को मैनिपुलेट करना और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिनके बाद में वो सोच सोच के अपने जहन में खुद के लिए प्लेयर जनरेट करे। अगले फेज में जाने से पहले एक ट्रांजिशन की कुछ सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि डिटैच्ड सिनिसिज्म। नेक्स्ट सिम्टम इज सेल्फ हेटिंग ह्यूमर, मतलब बंदा खुद को सेल्फ हेट करता है लेकिन इन द जोक्स। मॉडर्न डे के हवाले से एक पॉइंट ये है कि यू जस्ट हैव टू लाइक, कमेंट एंड शेयर सेल्फ हेटिंग ह्यूमर जोक्स। यू डोंट इवन हैव टू मेक वन, सी द एक्शन इज इवन मोर एब्सेंट हियर। इवेंचुअली एक एस्थेट रियलाइज करता है कि असल में ये जो साइकिल ऑफ लाइफ बनाया हुआ है कि बोर्डम फिर रिपीट फिर बोर्डम फिर रिपीट, ये बोरिंग है। बंदा बैठता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, जमात ज्वाइन करता है, शादी करता है, अब्बा मर जाता है, बट रियलाइजेस कि अगर वो गलत जी रहा था अब तक तो वो सही भी जी सकता है। आई कैन फिक्स माई सेल्फ, आई कैन हैव अ गुड एग्जिस्टेंस, आई हैव फ्रीडम। लेकिन कौन सा एग्जिस्टेंस मेरे लिए गुड एग्जिस्टेंस है? हर चॉइस में रिस्क है कि बंदा फेल हो सकता है और दोबारा डिस्पेयर में जा सकता है। सो ये फ्रीडम या आज़ादी जो इंसान रियलाइज करता है अपने बारे में, वो पहले तो देती है इंसान को चक्कर और फिर परेशानी या एंजाइटी। इसलिए किरकेगार्ड कहते हैं कि एंजाइटी इज द डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम वाली एंजाइटी की एक मिसाल ऐसे है कि इंसान जब किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो और खाई में देखे और डर के पीछे हट जाए। अब ऐसा नहीं कि कोई पीछे से डरा रहा है इंसान को, ये उसका फ्रीडम है कि वो छलांग लगा सकता है। किरकेगार्ड के मुताबिक ये डर एंजाइटी है। जब इंसान अपना फ्रीडम और उसके रिलेटेड एंजाइटी को पहचानता है तो बड़ा आसान होता है कि वो इस फ्रीडम से भाग जाए और कुछ भी चूज ना करे।
और अपनी खुद ही का अपनी सेल्फ का हिस्सा खो दे जो कि वो बन सकता था। उसके पास फ्रीडम था मगर उसने फैसला ना करके वो खो दिया। इसलिए कोई फैसला करने से पहले आपको अपनी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली सेल्फ से दूर होना पड़ेगा जो कि इमीडिएट प्लेयर चाहती है, इमीडिएट रिजल्ट चाहती है। और हम सबको पता है कि सबसे अहम चीज़ जो होती है खुद का बदलने के लिए वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। वो आएगा कमिटमेंट से। जब इंसान कमिटमेंट कर लेता है तो वो एथिकल स्फीयर में दाखिल हो जाता है। इस स्फीयर में लोग डिस्पेयर से बचने के लिए सोसाइटी के ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आइडियल्स बनने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ इनको एक स्टेबल आइडेंटिटी देती है। फ्रॉइडियन टर्म्स में एथिकल स्फीयर में इंसान रियलिटी प्रिंसिपल के ताबे होता है। मन मौजी होकर फैसला करना, जैसा कि हमने एस्थेटिक स्फीयर में देखा लोग कर रहे थे, वैसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इंसान अपने टैलेंट्स और जॉब्स के जरिए अपनी कमिटमेंट्स पर एक हद लगाता है। जैसे कि आइदर और में जज विलियम्स जो हैं वो एथिकल स्फीयर की वजाहत करते हुए बताते हैं। जज विलियम कहते हैं कि उनके सोसाइटल रोल्स जैसे फादर, हस्बैंड, जज उनके लिए हदबंदी कर देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो ही टेक्स एक्शन। लेकिन वो इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि वो एक खुद मुख्तार फर्द की हैसियत से इन रोल्स को जैसे मर्जी चूज भी कर सकते हैं। ही कैन चूज टू बी अ गुड फादर, ही कैन चूज टू बी अ गुड जज। अब एथिकल स्फीयर में कुछ मसले भी हैं। सोसाइटी के आइडियल्स अपने आप में ठीक होंगे मगर रियलिटी इन आइडियल्स के मुताबिक नहीं होती। रियलिटी आपको काफ़ी दफ़ा डिसअपॉइंट भी करेगी। सो ऐसे में क्या है कि डिस्पेयर वापस आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैट्रिक में बायोलॉजी में अच्छे नंबर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब डॉक्टर बनना ही ज़िंदगी का मकसद है। लेट्स सपोज आप अपने अब्बा, अंकल या मोहल्लेदार की बात सुनकर बन गए डॉक्टर। तो मेडिकल कॉलेज में 5 मुश्किल 3 साल गुजारने के बाद और हॉस्पिटल में 24-24 घंटे की शिफ्ट करने के बाद, कभी कम तनख्वाह पे और कभी बगैर किसी तनख्वाह के, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ज़िंदगी में सब कुछ ठीक किया था, फिर भी ज़िंदगी अभी इतनी मिज़रेबल क्यों है? और आप फिर से ऐसी नाउम्मीदी में फँसते हो जिसे किरदार एथिकल डिस्पेयर कहते हैं। और दूसरी बात और ऑनेस्ट बात ये है कि सोसाइटल रोल से जो कमिटमेंट है उसमें क्या है कि कोई रिस्क नहीं है। कोई भी कमिटमेंट आप करते हो तो आप वो कभी भी ख़त्म कर सकते हो बगैर किसी कॉन्सिक्वेंस के। सो आप कभी भी इन कमिटमेंट को सीरियस नहीं ले सकते। एक बाप अपने बच्चों को कभी भी डिसऑन कर सकता है, घर से भाग सकता है या ज़िबा कर सकता है। एक डॉक्टर जो है वो कभी भी डॉक्टरी छोड़ सकता है। एक वकील कभी भी अपना लाइसेंस कैंसिल करवा सकता है। पर एथिकल स्फीयर में बंदे को ये भी पता नहीं होता कि कब उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। व्हेन वन हैज़ डन इनफ। और इस तरह बंदे का एथिकल स्फीयर जो है वो टूट सकता है। क्योंकि जो कमिटमेंट मैं निभा रहा हूँ वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा उसे ख़त्म भी कर सकता हूँ। किरकेगार्ड इस हालत को कुछ इस तरह लिखते हैं: if the despairing self is active, it is constantly relating to itself only experimentally. No matter what it undertakes, however great, however amazing, and with whatever perseverance, it recognizes no power over itself. Therefore, in the final instance, it lacks seriousness. The self can at any moment start quite arbitrarily all over again. And however far an ideal is pursued in practice, the entire action is contained within a hypothesis. किरकेगार्ड कहते हैं कि इंसान दो तरीकों से अपने आप को खो सकता है: लूजिंग योर सेल्फ इन द इनफाइनाइट, जैसे कि हमने एस्थेटिक स्फीयर में देखा, लूजिंग योर सेल्फ इन द फाइनाइट, महदूद में खुद को खो देना। ये एथिकल स्फीयर में होता है। इस तरीके से क्या होता है कि इंसान ज़्यादा रास्ते कंसिडर ही नहीं करता और बगैर सोचे समझे सोसाइटी के रिवाज के मुताबिक या अब्बा की तवक्कुआत के मुताबिक कुछ भी बन जाता है। ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं कि वो जो कुछ भी बन गए हैं अपने इंतखाब से बने हैं। सो एथिकल पर्सन जो है वो इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बाद रियलाइज़ करता है कि जो भी वो चाहते हैं या जो भी चीज़ उन्हें कंप्लीट करेगी वो उन्हें इस दुनिया में नहीं मिल सकती, और वो कबूल कर लेते हैं जो भी इस दुनिया में उनको किस्मत से मिला होता है। और हर दुनियावी चीज़ को बड़ी ही सवालिया अंदाज से देखते हैं और अपनी ख्वाहिशात से इनकारी होकर इस दुनिया की रंगीनियों को खैरबाद कह देते हैं और खुद को इस दुनिया से बड़ी किसी चीज़ के लिए, इटर्नल के लिए वक्फ कर देते हैं। किरकेगार्ड ऐसे इंसान को नाइट ऑफ इनफाइनाइट रेसिग्नेशन कहता है। किरकेगार्ड जो है वो सुकरात को ऐसा नाइट कहते हैं जिसने ये रियलाइज़ किया कि उसे बस इतना पता है कि उसे कुछ नहीं पता और ये चीज़ उसे बाकियों से बेहतर करती है। ऐसे लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। अब नाइट ऑफ इनफाइनाइट रेजिग्नेशन रियलाइज़ तो करता है कि वो इटर्नल का पार्ट है, मगर इस रियलाइजेशन के बाद, इस मूवमेंट के बाद, वो दोबारा दुनिया में सेटल नहीं हो पाता। इस नाइट को किरकेगार्ड नाइट ऑफ फेथ से कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल नाइट ऑफ इनफाइनाइट रेजिग्नेशन की तरह हर चीज़ से रिज़ाइन करता है और इन्फिनिटी के लिए अपनी दुनियावी ज़िंदगी को खैरबाद कह देता है, मगर वो ये यकीन रखता है कि उसे सब कुछ वापस मिल जाएगा। एक मेन स्टेप जो इंसान को एथिकल स्फीयर से रिलीजियस स्फीयर में लेकर जाता है, जो उसे नाइट ऑफ फेथ बनाता है, वो लीप ऑफ फेथ है, जिसमें इंसान ये ईमान रखता है कि वो सब कुछ गवा देगा और उसे बाय वर्च्यू ऑफ द अबसर्ड सब कुछ वापस मिल जाएगा।
लीप ऑफ फेथ ऐसा यकीन या भरोसा है जो कि समझ से बाहर हो, absurd हो और किसी तरीके से साबित ही ना किया जा सके। रिलीजियस अफेयर वाले बंदे सोसाइटी के एथिक्स से बाहर जाकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। इस टाइप को किरकेट टीलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल कहते हैं, और ऐसे इंसान को किरकेट नाइट ऑफ फेथ कहते हैं। अब इन तीनों फेयर्स को समअप करने के लिए किरकेट एक शहजादी और एक आदमी की लव स्टोरी को इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों का प्यार ऐसा है कि वो इस दुनिया में मुमकिन नहीं है कि वो मिल सके किसी भी सिचुएशन की वजह से। अब एक इंसान जो एस्थेटिक स्टेज में है वो ये प्यार छोड़ देगा और रोते हुए कहेगा कि प्यार धोखा होता है, और इससे अच्छा है कि एक जो अमीर बेवा है उससे शादी की जाए और पैसे में खेला जाए। अब अगर एक इंसान एथिकल स्फीयर में है तो वो ये प्यार भूलेगा नहीं, मगर वो ये हकीकत रियलाइज कर लेगा कि इस दुनिया में उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो सकता। नाइट ऑफ इनफाइनाइट रेजिग्नेशन जो है वो इस चीज़ पर बिलीव करे या ना करे कि उनका प्यार कभी मुकम्मल होगा, मगर वो इस चीज़ पर ज़रूर बिलीव कर लेता है कि उनका प्यार इस दुनिया में मुकम्मल नहीं हो सकता। नाइट ऑफ फेथ जो है वो भी नाइट ऑफ इनफाइनाइट रेजिग्नेशन की तरह महसूस करता है कि उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो सकता इस दुनिया में, मगर वो एट द सेम टाइम ये भी बिलीव करता है कि उनका प्यार इस दुनिया में मुकम्मल होगा, जो कि एक absurd सी बात है, मगर उसका ये बिलीफ है, उसकी एक लीप ऑफ फेथ है कि खुदा ये चीज़ मुमकिन करवाएगा, क्योंकि खुदा के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन है। किरकेट इस थॉट प्रोसेस को डबल मूवमेंट कहते हैं। किरकेट के फर्जी ऑथर जोहानस डी सिलेंसियो हजरत इब्राहिम को ऐसा ही एक नाइट ऑफ फेथ कहते हैं। इब्राहिम को हुक्म मिला कि अपनी सबसे अजीज चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। इब्राहिम को बेटा मिला था काफ़ी दहाइयों बाद, और अल्लाह ने अचानक कह दिया कि उसको ज़िबा कर दे। अब ये एक absurd सा काम है, वो ये absurd काम करने को तैयार हो गए जो कि सोसाइटी के कवानीन से बाहर था, एथिकल अफेयर से बाहर था, और यकीन उनका ये था कि ये तैयारी ही उन्हें आइजक वापस सही सलामत दिला देगी, क्योंकि खुदा के लिए हर चीज़ मुमकिन है। ये यकीन उनका लीप ऑफ फेथ है। ऐसे फैसले को सर अंजाम देने के लिए इब्राहिम को एथिकल अफेयर से बाहर जाना पड़ेगा। ये है टेलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल, जिसके ज़रिए इब्राहिम एथिकल स्फीयर से रिलीजियस स्फीयर में दाखिल होते हैं और एक नामुमकिन चीज़ में यकीन रखने से नाइट ऑफ फेथ बन जाते हैं। नाइट ऑफ फेथ बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई चीला गाड़ना पड़ता है। ये एक आम इंसान भी हो सकता है जो कि अपने सारे सोसाइटल रोल्स पूरे कर रहा है, मगर वो दुनिया में खुश रहता है क्योंकि वो खुदा की खलकत में खुदाई एलिमेंट देखता है। ये लीप ऑफ फेथ लेता है कि हर मोमेंट में जो भी गम उसे मिले या खुशी उससे छिन जाए, खुदा वो उसे वापस लौटा देगा, क्योंकि खुदा के लिए हर चीज़ मुमकिन है। बाय टेकिंग द लीप ऑफ फेथ इंसान अपने अंदर का खुदाई एलिमेंट पहचानता है और इस तरह उसका डिस्पेयर खत्म होता है।